हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये स्पेशल सेशन बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित होता है, जिसे मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित होता हूं। उद्देश्य बस इतना होता है कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, चाहे वो एरर स्पॉटिंग से हो, फिलर्स हो, क्लोज टेस्ट हो, पैराजंबल हो। चूंकि हमने यहाँ पर सिर्फ अभी एरर स्पॉटिंग के लगभग 20-21 सालों के क्वेश्चन को आपके सामने रखा है, हर एक ग्रामेटिकल नॉर्म्स की चर्चा की है जो उस क्वेश्चन में दिया गया था, पूछा गया था। और उम्मीद करता हूं कि अब तक इस एरर स्पॉटिंग के सेशन से आपको काफी हद तक फायदा पहुंचा होगा और अब आप आसानी से एरर स्पॉटिंग को कर पाते होंगे। यहां पर इसी श्रृंखला में हमने दूसरा चैप्टर फिलर्स चुना है, जिसकी इंट्रोडक्शन पिछले दिन मैंने कराई। उसके बाद एक पहला सेट रखा जिसमें 5 क्वेश्चन रखे। मैंने यहां पर 10 क्वेश्चन इसलिए नहीं रखा क्योंकि सेट 5 क्वेश्चन के होने पर भी लगभग 40-42 मिनट का हो गया। यहां पर अगर 5 क्वेश्चन होता है, डबल फिलर्स होने की वजह से वहां पर 50 वर्ड हो जाते हैं। 50 वर्ड्स को एक्सप्लेन करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर उसे बताना थोड़ा सा लेंदी होता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें रफ्तार बढ़ाई जाए और आगे इस पर 10 सवाल आपके लिए एक सेशन में लेकर के उपस्थित हो। यहां पर स्ट्रैटेजी में बदलाव है कि आप अब इन्वॉल्व होकर के मेरे साथ बनाइए। मैं आपको एक नियत समय उपलब्ध कराता हूं जिस दौरान आपको सोचना होता है। मैंने पहले भी कहा है कि आप इसमें वेरिएबल जो तरीके हैं, कई तरह के हैं। आपको अगर एलिमिनेशन मेथड समझ में आता है या फिर सिलेक्शन का प्रोसेस समझ में आता है या फिर आपको लगता है कि ये पढ़ करके सेंस के हिसाब से या जो आप समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से सी या डी उसका ऑप्शन है, आंसर है, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप इसको बनाएंगे मेरे साथ, 5-10 एपिसोड बीतने के बाद आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि नहीं, अब पहले से मेरी स्थिति अच्छी है, मेरे पास कुछ अच्छे वर्ड्स के कलेक्शन हो गए हैं और अब मैं सोच समझकर सही तरीके से 5 में से 2-3 बना सकता हूं। उद्देश्य बस इतना है कि आपकी समझदारी को बेहतर किया जाए, ताकि इसी पर जो पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 फिलर्स होते हैं, मल्टीपल फिलर्स कह लीजिए उसको, क्लोज टेस्ट, आप उसे कर सको। जब मैं लाइंस की मीनिंग बताता हूं तो वो कहीं ना कहीं आपके जो है अंडरस्टैंडिंग इफिशियंसी को बढ़ाता है, जिससे आप सेंटेंस अरेंजमेंट कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना चाहिए। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं इसके दूसरे सेट के साथ, जिसमें हम फिर 5 सवाल को शामिल करेंगे। सवाल होगा 6 से 10। मैं नंबर को जो है हर एक एपिसोड में 1 से शुरू नहीं करूंगा, जहां पिछले में छोड़ूंगा वहीं से आगे बढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको भरोसा दिलाता है, आपको एक विश्वास आपकी बढ़ती है कि मैंने 250, 500, 300, 400 इतने क्वेश्चन किए हैं तो मैं इसे कर सकता हूं। इसलिए मैं थोड़ा सा, हर एक छोटी छोटी बात का असर इंसान की मनस्थिति पर पड़ता है और मैं कोशिश करता हूं कि उन सब का ध्यान रखा जाए। पिछले दिन जो एपिसोड मैंने आपके सामने रखा उसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई विवाद है, कुछ भी ऐसा है जो लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच से अलग हो गया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। आसान शब्दों में जल्द से जल्द उसका आंसर लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आज फिर से वही प्रक्रिया है, हर सवाल को बारी बारी से आपके सामने रखेंगे, एक उचित समय दिया जाएगा, उस समय सीमा में आप उसे सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन को काफी विस्तार से हम आपके सामने रखेंगे, समझाएंगे कि वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसे हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। हाँ, मोबाइल को साइलेंट मोड पर जरूर डालिएगा, क्योंकि या फिर हो सके तो आप कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाइए जहां पर कि मोबाइल के कॉल्स या व्हाट्सएप के मैसेजेस आपको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अगर बीच में लिंक टूटेगा तो फिर कहीं ना कहीं चीजें छूटेंगी और आप भटकेंगे, फिर पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। चलिए बिना देरी के हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज के इस सेशन में कौन कौन से 5 फिलर्स लाए गए हैं और उसमें कौन कौन सा नया वर्ड आपको सीखने के लिए मिलता है। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और एक एक करके आपके सामने हम रखेंगे 5 फिलर्स के क्वेश्चन। सारे होंगे डबल फिलर्स और उसके नीचे 5 ऑप्शन होगा जिसमें 2-2 वर्ड्स होंगे। आपको चुनना है, किसी भी मेथड को अप्लाई कीजिए, एलिमिनेशन, सिलेक्शन, दोनों को, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मीनिंग के आधार पर, या फिर आपकी गट फीलिंग जो मैं तुक्का। अभी मैं अलाउ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप शुरुआती दौर में है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आपकी अपनी सोच सामने नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप वो सोचते हैं, बनाते हैं, सही हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको मन करता है कि और कोशिश किया जाए।
और ये एक पॉजिटिव साइन है ऐसे बच्चों के लिए जिनको कहीं ना कहीं इंग्लिश और रुचिकर लगता है, मजा नहीं आता है, बोर होने लगते हैं, तो इसीलिए आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल, और वो है सवाल नंबर 6, और मैं आपके लिए टाइम की भी व्यवस्था यहां पर कर दूं। जी हाँ, अब देखिए कि यहां पर क्या कह रहा है। यहां कह रहा है कि विजन इज यूजुअली, जो नए बच्चे हैं जो आज इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो यहां पर ये फिलर है, ये पहला है और ये दूसरा है। ध्यान क्या देना है कि हर एक ऑप्शन में 1 और 2 है। पहला वाला पहले वाले के हिसाब से, ये भी पहला है, दूसरा है, ये भी पहला है, दूसरा है, मतलब हर में वही है 1 2 यहां पर दिए हुए हैं। तो पहला वाला पहले वाले फिलर में, दूसरा वाला दूसरे वाले फिलर में सटीक बैठना चाहिए। इसमें इसका चयन इस आधार पर हो कि ग्रामेटिकली भी वो फिट हो और मीनिंग के आधार पर भी सबसे बेहतर एक्सप्रेशन आए। देखिए कभी कभी लगेगा कि ये ऑप्शन भी तो हो सकता है, बट हम ये देखेंगे कि अप्रोप्रिएट कौन सा है, सबसे ज्यादा सटीक और बेहतर मीनिंग देने वाला कौन सा है। तो चलिए मैं सवाल को पहले एक बार पढ़ देता हूं, फिर आप उसको ट्राई कीजिए। समय 15 सेकंड का आपको मिलेगा, उस दौरान आपको कोशिश करनी है कि विजन इज यूजुअली। अब विजन का क्या मतलब है? अ विविड मेंटल इमेज, जो आपकी सोच है, जो दूरदर्शिता है, उसकी बात कह रहे हैं कि विजन इज यूजुअली, फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन मेनी डिफरेंट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, आर यूज्ड। अब यहां पर जो है ये चीज देखना है कि दोनों ऑप्शन क्या है, डेवलप्ड मैनिफेस्टेशन, एडेप्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिकेटेड, व्हीकल्स, एग्जिबिटेड, फॉर्म्स, डिस्क्राइब्ड एंड थॉट। हम इसको देखेंगे, लेकिन पहले आप बनाइए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए क्या कह रहा है कि विजन इज, और जैसे ही यहां पर इज आया तो मेरे पास 2 ओपिनियन मेरे दिमाग में आएगा कि पहला वर्ब 1 प्लस आईएनजी का यूज होगा या नहीं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। ये आपको पता है कि जब हम वॉइस की तरह वॉइस में यूज करते हैं इज आर एम वॉज वर्ब को, तो हम उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जब एक्टिव के सेंटेंसेस होते हैं तो उसके साथ हम वर्ब 1 प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो है पास्ट पार्टिसिपल का, क्योंकि यहां विजन के लिए है और इज यूजुअली, तो देखिए यहां पर ऑप्शन में दोनों हो सकता है, बट यहां पर दिया हुआ है डेवलप्ड, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, एडेप्टेड ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, एग्जिबिटेड ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, और कम्युनिकेटेड ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, एंड डिस्क्राइब्ड ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। अब यहां पर देखिए कि मेनी लिखा हुआ है, इसके बाद जब भी होगा तो नाउन प्लूरल होना चाहिए। मेनी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, व्हीकल्स, फॉर्म्स, और यहां है थॉट। इस लिहाजन ये आपका खत्म हो जाएगा, यानी ई वाला मेरा एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है। जब ये एलिमिनेट हो गया तो मैं डिस्क्राइब की मीनिंग बता दूं। यहां से अगर इसको छोड़ दे, सिर्फ डिस्क्राइब की इसकी बात करें तो इसका वर्ब है और इसका मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, इसी का जब आप पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म लेंगे, डिस्क्राइब्ड अगर आप इसको लिखेंगे तो आप इसे यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव की तरह, जो कि पास्ट पार्टिसिपल, पीपी लिखा है इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और इसकी मीनिंग जो हो जाएगी वो वर्णित यानी एक्सप्लेन्ड। पहले से एक्सप्लेनेशन उसका है, एक्सप्लेन्ड है, तो यहां पर सेंस आएगा डिस्क्राइब का वर्णित। ठीक है, तो चलिए, और थॉट का मतलब क्या होता है? सोच विचार से है ना, आइडिया से है, विचार से है, ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। ठीक, अब यहां पर ये भी व्हीकल नाउन है, मैनिफेस्टेशन भी नाउन है, इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन विदाउट वर्ड्स, या हिंदी में इसको कहें तो आप अभिव्यक्ति कह सकते हैं, है ना, आपके अपने एक्सप्रेशंस जो कि शब्द के बिना हो, आपकी सोच। ठीक, तो यहां कह रहा है विजन इज यूजुअली डेवलप्ड। ठीक, डेवलप्ड, फिर कह रहा है मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन मेनी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, और यहां गड़बड़ हो जाएगा। मेनी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस आएगा, तो विजन एक सटीक क्लियर नहीं आएगा, और इस लिहाजन जो है ये मीनिंग फिट नहीं बैठ रहा है। ऐसे यहां जो वर्ड है डेवलप, इसकी मीनिंग मैं यहां पर लिख देता हूं, डेवलप उसी तरह से एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विकास करना, विकसित होना।
ठीक है, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसे जब हम पास्ट पार्टिसिपल में करेंगे और डेवलप्ड लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा विकसित, और ये उस सेंस में एडजेक्टिव सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल आपका हो जाएगा। तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, बी भी है, सी भी है एंड डी भी है। चलिए, कह रहा है एडेप्टेड। अब कह रहा है एडेप्टेड का मतलब क्या होता है? अनुकूलित। फिर से वही कहानी है वर्ब वाला, अनुकूलित होना कहेंगे तब वो चीज है, और अगर इसको हम पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर कहें तो हम कहेंगे अनुकूलित। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब आप जानते ही हैं, संस्था से है ना, संस्था से है, या फिर संगठन से आप कह सकते हैं, संगठन से आप ले सकते हैं। तो दोनों का सेंस आ गया। ये आपका वर्ब लेंगे और एडजेक्टिव की तरफ जब अनुकूलित सेंस लेंगे, और ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस नाउन की तरह, ठीक है। तो कह रहा है कि विजन इज यूजुअली एडेप्टेड, अनुकूलित मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये मीनिंग को कहीं ना कहीं हौच-पौच कर दे रहा है और सेंस यहां से क्लियर नहीं हो रहा है कि कह रहा है कि दूरदर्शिता जो है यूजुअली अनुकूलित हो जाएगी मोस्ट इफेक्टिवली। कैसे भाई? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के यूज करने से। ये सेंटेंस पूरा हो जा रहा है, ग्रामेटिकली फिट बैठ रहा है, बट मीनिंग वाइज ये सही नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी नंबर। अब यहां पर भी एक जो है कम्युनिकेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है संपर्क बनाना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, संपर्क बनाना, ठीक है, फैलाना, ठीक। और कम्युनिकेटेड मतलब होता है कि संपर्क किया, फैलाया, उस सेंस में। तो विजन इज यूजुअली कम्युनिकेटेड मोस्ट इफेक्टिवली। यहां तक ठीक लग रहा है कि भाई हम उसका जो है संपर्क स्थापित कर सकते, उसको फैला सकते हैं। व्हेन मेनी व्हीकल्स, ये गड़बड़ हो गया इसका, ये नाउन की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है गाड़ी, सवारी, है ना, जो है ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस लिहाजन ये भी आपका यहां से खत्म हो गया। अब बचा क्या मेरे पास? डी, एग्जिबिटेड। एग्जिबिट का मतलब होता है, एग्जिबिटेड जब कहेंगे तो प्रदर्शित किया या प्रदर्शित, ठीक है। और एग्जिबिशन प्रदर्शन, और एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। तो वर्ब और एडजेक्टिव मतलब पास्ट पार्टिसिपल वाले फॉर्म में, इसका नाउन कहेंगे तो एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, आपने इसको सुन रखा है। उसके बाद फॉर्म्स आप जानते ही हैं, रूप, रेखा, वो जो उसके प्रारूप होते हैं उसको कहते हैं फॉर्म्स। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और ये मीनिंग सटीक देता है कि विजन इज यूजुअली एग्जिबिटेड मोस्ट इफेक्टिवली, मतलब अपनी जो दूरदर्शिता है वो बहुत प्रभावी ढंग से जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है, एग्जिबिट किया जा सकता है व्हेन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, उसके अलग अलग रूप अगर रखें कि जिसको जैसे समझ में आए वो उसको समझ सकता है। तो उस आधार पर यहां पर ये मीनिंग फिट बैठता है कि विजन इज यूजुअली एग्जिबिटेड मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स आर यूज्ड। और इसीलिए जो इसका आंसर हो गया वो हो गया आपका डी। क्या हो जाएगा? एग्जिबिटेड एंड फॉर्म्स। एक बार फिर से, डेवलप एक वर्ब है, बता दिया हूं मैं यहां पर, देखिए क्लियर है। यहां पर डिस्क्राइब वर्णन करना होता है, डिस्क्राइब जब कहेंगे तो वर्णित कहेंगे। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन विदाउट वर्ड्स, अभिव्यक्ति कह सकते हैं। एडेप्टेड का मतलब अनुकूलित, या फिर एडेप्ट कहेंगे तो अनुकूलित होना। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब संस्था, संगठन, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, मैंने बता दिया यहां पर। कम्युनिकेटेड का मतलब होता है संपर्क बनाना, फैलाना। कम्युनिकेट एक वर्ब है, कम्युनिकेशन उसका नाउन है। कम्युनिकेटेड पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, है ना। पास्ट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इज आर एम के साथ भी रख सकते हैं। अगर आपको ग्रामर में दिक्कत होती है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टाइम एंड टेंस है, वॉइस है, नरेशन वहां पर बता रहा हूं, एरर स्पॉटिंग के सेशंस को आप देख सकते हैं, सब आपके लिए फायदेमंद है। तीसरा जो है एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, और एग्जिबिटेड का मतलब हुआ प्रदर्शित, इसी का नाउन वाला फॉर्मेट है, याद रखिएगा एग्जीबिशन। अगर आपको नहीं होता है आप लिखते जाइए, लिख लेंगे ना, रटना नहीं है, मैं सिर्फ लिखने के लिए कह रहा हूं। फॉर्म्स का आप जानते हैं, रूप, रेखा, प्रारूप, डिस्क्राइब और थॉट का बता ही चुका हूं। चलिए अगला सवाल लिया जाए, वो है सवाल नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है? पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफिकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी, एक फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर है पहला, है ना। और कह रहा है चेंज एफर्ट्स ऑफन एंड अप, है ना। एंड अप का मतलब होता है, मैं पहले से थोड़ी सी मदद कर दूं, पहुंचना होता है। एंड अप, फिर एक है बोथ पेसिमिस्टिक, मतलब होता है निराशावादी, है ना, निराशावादी। और एंग्री का मतलब होता है गुस्सैल या गुस्सा, है ना। चलिए कंक्लूजन का मतलब होता है फैसला। चलिए मैं इतनी सी मदद आपकी कर दे रहा हूं, एग्जामिनेशन में कोई मदद नहीं करेगा, फिर भी आप चूंकि नए हैं आगे धीरे धीरे इसको बंद कर देंगे। ऑप्शन है सक्सेसफुल, ड्रॉइंग, मीनिंगफुल, प्रोजेक्टिंग,
रिलायबल, इवॉल्विंग, स्ट्रॉन्ग, फॉलोइंग, चैलेंजिंग एंड लेमेंटिंग। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। क्या कह रहा है कि पीपल, अब यहां पर देखेंगे, पीपल हु हैव बीन थ्रू, मतलब उस होकर गुजरा है, किस होकर? पहला है डिफिकल्ट, नेगेटिव है, पेनफुल, ये भी नेगेटिव है ना? दोनों के जो अप्रोच है सेंटेंस के नेगेटिव, एंड नॉट वेरी। तो अब जब यहां पर भी नेगेटिव का सेंस आएगा तो हमें यहां पर कैसे वर्ड चाहिए? पॉजिटिव वर्ड, है ना? पॉजिटिव वर्ड देंगे, उसके साथ ये नॉट मिलकर के जो है नेगेटिव का एक्सप्रेशन दे देगा। तो अब कह रहा है कि नॉट वेरी। अब यहां देखिए, सक्सेसफुल भी पॉजिटिव है, मीनिंगफुल भी पॉजिटिव है, रिलायबल भी पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग भी पॉजिटिव है, चैलेंजिंग कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव हम लोग लेते हैं, चुनौतीपूर्ण। नॉट वेरी तो बहुत इजी मान लेते हैं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। डिफिकल्ट को भी हमने उसी तरीके से रखा, पेनफुल को भी हमने उसी तरीके से रखा। नॉट वेरी चैलेंजिंग कहेंगे तो फिर तो इजी हो जाएगा। तो इसीलिए इस आधार पर ये खत्म हो जाएगा आपका कि चैलेंजिंग वाला यूज नहीं कर सकते। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना, और जब हम चैलेंजिंग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा चुनौतीपूर्ण। और इस केस में ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो सकता है, नाउन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे चैलेंज एक वर्ब है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर हम इसको मान लें तो इसके बाद चैलेंजिंग के बाद कुछ एक वर्ड आ जाएगा। तो यहां पर ये जो है इसका सेंस आया चुनौती देना। ऐसे अभी चैलेंजिंग का मतलब है चुनौतीपूर्ण, और लेमेंटिंग का मतलब होता है विलाप करने वाला। क्या हो जाता है? विलाप करने वाला। इसको अगर हम लेमेंट एक वर्ब है, उसका मतलब होता है विलाप करना, है ना? विलाप करना, या फिर कह सकते हैं शोक प्रकट करना। दोनों मीनिंग इसका हो सकता है। और जब हम इसको लेमेंटिंग सेंस लेंगे, इस वाला, तो इसके सेंस में हो जाएगा शोक प्रकट करने वाला, है ना? संतप्त, शोक संतप्त, इस सेंस में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मेरा ये क्यों कट गया? क्योंकि चैलेंजिंग इस जगह पर जो है फिट नहीं बैठेगा। पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफिकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी चैलेंजिंग, यहां पर होगा तो होना चाहिए वेरी चैलेंजिंग, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो पेनफुल हो, डिफिकल्ट हो, तो यहां वो मीनिंग नहीं आ रहा है। अब देखिए कि इसमें इवॉल्व का मतलब होता है, इवॉल्व का मतलब विकसित करने से होता है। इवॉल्विंग वही है, फिर से इवॉल्व वर्ब है और उसी से बना हुआ है विकसित करना, निर्माण करना उस सेंस में भी होता है, निर्माण करना इस सेंस में भी यूज करते हैं। इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, अगर हम जेरंड बना करके रखें तो नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इवॉल्व एक वर्ब है, उससे बना हुआ यह है विकसित करना। अब देखिए यहां पर कि पहुंचते हैं ऑफन एंड अप इवॉल्विंग बोथ। अब ये निराशावादी, ठीक है, गुस्सा, ठीक है, ऐसे फैसले को इवॉल्व करना, ये वर्ड यहां पर सुटेबल नहीं है। साथ में रिलायबल, नॉट वेरी रिलायबल से क्या मतलब है? डिफिकल्ट, पेनफुल, एंड नॉट वेरी रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, है ना? रिलायबल का क्या मतलब होता है? भरोसेमंद, और ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है रिलायबल। आपका ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है रिलायबल, मतलब होता है भरोसेमंद। तो उस लिहाजन आपका सी भी यहां से एलिमिनेट हो गया। अब हम फिर से बी वाले ऑप्शन को देखिए, प्रोजेक्टिंग। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि किसी को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा करके ऊपर लेकर के आते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट करना। मतलब है प्रोजेक्ट का सेंस जो होता है परियोजना से हो जाता है, ठीक है, योजना से हो जाता है। तो प्रोजेक्टिंग का मतलब है कि कुछ भी परियोजित हो या योजित हो, पहले से सुनियोजित ढंग से आप कह सकते हैं। तो यहां पर फिर से जो है सेंस क्या आ रहा है? पेसिमिस्टिक आ रहा है, एंग्री, कंफ्यूजन आ रहा है। तो उस सेंस में ये जो है वर्ड ये फिट नहीं बैठेगा। और प्रोजेक्ट जो इस्तेमाल होता है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, उसी से बना हुआ है आईएनजी लगा करके प्रोजेक्टिंग। आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि जब कोई भी वर्ब है उसमें हम आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं और बिना इजारम के रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जेरन, जो कि आप नाउन इक्विवेलेंट कह सकते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग होता है, तो हम उस तरीके से सेंटेंस में रख सकते हैं। वहां पर इजारम, वॉज, वर की जरूरत नहीं होती है। जब वहां हम इजारम नहीं लिखते हैं तब वो या तो जेरंड हो सकता है, यानी कि नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, एडजेक्टिव इक्विवेलेंट हो सकता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका कट गया। अब देखिए कि यहां जो डी नंबर है उसमें फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, और
और ये कई तरीके से जो है फॉलोइंग वर्ड इस्तेमाल होता है। ये प्रेपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, ये हम एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, ये हम नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और मीनिंग वही होता है, होने पर, सहायक, निम्नलिखित, आगे लिखा हुआ, ये सब आप जानते हैं, सब आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। आप पढ़ चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट को बनाने के दौरान, कई बार जब क्वेश्चन आता है तो फॉलोइंग आपको दिखा हुआ मिलेगा। अब यहां पर देखिए कि फॉलोइंग, एंड अप फॉलोइंग, ऐसा कुछ थोड़ी है कि आगे भाई निम्नलिखित है वो पहले से लिखा हुआ है, नहीं ना है, वो कहीं ना कहीं उसको बना लेता है, डेवलप कर देता है, उसके मन में वो आ जाता है, उसकी जो है रूपरेखा खिंच जाती है। तो यहां पर साथ में स्ट्रॉन्ग का भी सेंस देखिए कि डिफिकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये कहीं से जो है उस होकर के गुजरे, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा यहां पर सेंस नहीं आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है उस पर फिट नहीं बैठ रहा है। अब ए नंबर को देखते हैं कि इसको पहले हम पढ़ के देखते हैं कि पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफिकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी सक्सेसफुल, तब जाकर के आ गया कि वह डिफिकल्ट है, पेनफुल है, सक्सेसफुल भी नहीं है। चेंज एफर्ट्स ऑफन एंड अप ड्रॉइंग बोथ पेसिमिस्टिक एंड एंग्री कंक्लूजन्स। और ड्रॉइंग का मतलब होता है चित्रित करना, है ना, चित्रित करना, बना देना, है ना, खींच लेना, सोच समझ लेना। और ड्रॉ का मतलब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, उसी से बना हुआ वर्ड है। सक्सेसफुल जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, सफल कहते हैं। और ड्रॉइंग जो है वो नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, क्या करेंगे, जेरंड, है ना। और इसको आप एडजेक्टिव की तरह अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुटेबल होना चाहिए। तो अब मेरा जो यहां पर आंसर क्या आ गया, इसमें जो आंसर आ गया वो आ गया ए। देखिए बड़ी आसानी से हमने यहां पर एलिमिनेट कर दिया शब्दों को, बहुत आसानी से। इवॉल्विंग मेरा एलिमिनेट हो गया, लेमेंटिंग जो है नहीं हुआ, चैलेंजिंग एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसमें फॉलोइंग और स्ट्रॉन्ग दोनों उस तरह का मीनिंग नहीं दे रहा है। प्रोजेक्टिंग यहां से जो है एलिमिनेट हो गया। जो बचा ए, हमने उसको एक क्रॉस चेक किया कि भाई पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफिकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी सक्सेसफुल, चेंज एफर्ट्स ऑफन एंड अप ड्रॉइंग बोथ पेसिमिस्टिक एंड एंग्री कंक्लूजन्स, तब जाकर के फिट बैठा। और इसीलिए जिसका आंसर हो गया वो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, ह्यूमन माइंड इज नेवर। सबसे पहले तो यहां पर नेवर है ना, तो यहां कौन सा वर्ड होना चाहिए, आगे देखिए इट एडवांसेस, ये पॉजिटिव है, आगे और लिखा हुआ है तो ऑल्टरनेट ऑप्शन है, यहां पर नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। कह रहा है कि द ह्यूमन माइंड इज नेवर, फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इट एडवांसेस और इट डैश, ठीक है। अब है ऑप्शन एब्सोल्यूट, डिमिनिसेस, डायनामिक, स्टॉप्स, परफेक्ट, डिसइंटीग्रेट्स, रेट्रोग्रेड्स, हैप्पी एंड डिकम्पोजेस, ठीक है। हम एक एक करके देखेंगे, पहले आप बना लो, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहले तो हम एलिमिनेट ही कर लेते हैं कि द ह्यूमन माइंड इज नेवर, नेवर एब्सोल्यूट। ये कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, पूर्ण से होता है। क्या होता है, पूर्ण से होता है, स्पष्ट से होता है, ठीक है। आप इसको ले सकते हैं, अंतिम ले सकते हैं इसका सेंस। और जो एब्सोल्यूट है ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह प्रयोग होता है। तो द ह्यूमन माइंड इज नेवर एब्सोल्यूट, ठीक है, पूरा नहीं होता है, वो हमेशा खोज करता रहता है, नए नए डायमेंशंस को तलाशता रहता है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक लग रहा है, ठीक है। अब डायनामिक का मतलब होता है ये रिलेटेड टू मोशन है, रिलेटेड टू मोशन मतलब है कि गतिशील, है ना, गतिशील कह सकते हैं, है ना, एक्टिव कह सकते हैं। तो उस सेंस में ये गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है कि द ह्यूमन माइंड इज नेवर डायनामिक, नहीं, इट इज ऑलवेज डायनामिक, है ना, कुछ ना कुछ उसमें विचार आते रहता है, गतिशील होता है, सक्रिय होता है। तो ये बिल्कुल यहां पर खत्म हो गया, ठीक। और एडवांसेस का अपोजिट स्टॉप्स नहीं हो सकता है। स्टॉप का मतलब होता है बिल्कुल समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है, रुक जाना, ठहर जाना, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप्स ये नाउन है ना। डिमिनिसेस का मतलब होता है कम करना, घटाना, कम करना, घटाना, और ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट एडवांसेस और डिमिनिसेस, तो डिमिनिसेस का मतलब होता है कम करना और घटाना। तो एडवांस का मतलब वो कम नहीं होता है, धीरे धीरे वो जो है उसमें पतन होने लगता है। कमी एक अलग चीज है,
कुछ चीजें घट गई, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें जो क्वालिटी है उसकी वो धीरे धीरे करके जो है वो उसका पतन होने लगता है, वो कह सकते हैं समाप्त की ओर जाने लगता है। तो यहां पर उस हिसाब से, और ऐसे भी अगर इसको बोले तो देखते हैं कि मीनिंग तो ये कहीं ना कहीं से दे देगा कि द ह्यूमन माइंड इज नेवर एब्सोल्यूट, इट एडवांसेस और डिमिनिसेस। लेकिन एडवांस के एंटोनिम के तौर पर परफेक्ट उसको नहीं देख सकते डिमिनिसेस को, इसलिए इसको हम होल्ड पर रखते हैं। यहां पर हम एरो लगा करके, हो सकता है ये मेरा आंसर हो। अब आगे क्या कह रहा है कि ह्यूमन माइंड इज नेवर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट का सेंस आता है आदर्श से, उचित से, है ना, और सुधार करने से, या फिर आप ले सकते हैं परफेक्ट का सेंस उत्तम से ले सकते हैं, उचित से, उत्तम से, सुधार करने से। ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो परफेक्ट यहां पर लग रहा है कि ह्यूमन माइंड इज नेवर परफेक्ट। बिल्कुल मीनिंग तो आ रहा है कि भाई हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। इस इट एडवांसेस और डिसइंटीग्रेट, और डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है अलग अलग होना। अब ये मेरे मीनिंग पर फिट नहीं बैठ रहा है ना, या फिर कह सकते हैं विघटित होना, डिसॉल्व हो जाना, उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उस लिहाजन ये आपका कट जाएगा। पहला वाला तो ठीक है, लग रहा है कि द ह्यूमन माइंड इज नेवर परफेक्ट, वो हमेशा से जो है उत्तम नहीं हो सकता है, आदर्श नहीं हो सकता है, वो सोच पर जो है वेरिएबल होते रहता है, वो उसकी सोच बदलती रहती है, तो उस हिसाब से। अब यहां पर देखिए कि डी नंबर में क्या है कि कह रहा है कि स्टेशनरी एंड रेट्रोग्रेड्स। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, है ना, स्थिर, या फिर इसका होता है अचल, या फिर आप इसको कर सकते हैं अपरिवर्तित, है ना, अपरिवर्तित, और ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। तो देखिए कितना बेहतर मीनिंग दे रहा है कि द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी। वो कभी स्थिर नहीं होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, मंथन करता रहता है, सोचता रहता है। अब हम ये दूसरे को देखते हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पतन होना, या फिर कह देते हैं बदतर होना, है ना, बदतर होना। तो देखिए कहीं ना कहीं ये मीनिंग इस मीनिंग से बेहतर है। इसका जो एब्सोल्यूट है उससे भी ज्यादा मीनिंग बेहतर यहां पर है कि एब्सोल्यूट में पूर्ण, स्पष्ट, अंतिम से बेहतर है स्टेशनरी लग रहा है, एब्सोल्यूट से ज्यादा अच्छा स्टेशनरी का यहां पर जो है मीनिंग आ रहा है कि ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, इट एडवांसेस और इट रेट्रोग्रेड्स। रेट्रोग्रेड जो है वो एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसे हम एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर डी का मीनिंग बहुत परफेक्ट आ रहा है। मेरे पास एक ऑप्शन और बच गया है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहीं पर ये एलिमिनेट हो गया कि ह्यूमन माइंड इज नेवर हैप्पी, ऐसा कुछ नहीं होता है, उस हिसाब से ये एलिमिनेट हो गया। अब रही ए और डी की बात, तो परफेक्ट सेंस मेरा डी दे रहा है, और इसीलिए जो आंसर है वो परफेक्शन के आधार पर डी हो जाता है कि द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, इट एडवांसेस और रेट्रोग्रेड्स। उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और यह है सवाल नंबर 9। ये थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी हो सकती है, तो पहले आप बनाइए, मैं इस पर कोई क्लू नहीं दूंगा। सवाल क्या है? इफ मिजरी इज द इफेक्ट ऑफ इल फॉर्च्यून, इट आउट टू बी पीटिएड। इफ ऑफ, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, टू बी फिर एक दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्च्यू, क्रिटिसाइज, कैलामिटी, रेवरेंस्ड, वर्च्यू, प्रोटेक्टेड, वाइज, रेवरेंस्ड, वर्च्यू एंड रेवरेंस्ड। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। क्या कह रहा है? अब यहां पर सबसे पहले तो इस सेंटेंस को समझिए। मैं यहां पर थोड़ी सी मदद आपकी पहले करूंगा, फिर आप उसको बनाइए। मेरे ऑप्शन को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप बना लेते हैं तो लिख करके मुझे बताइए। वैसे भी आप सबको अपने मार्क्स यहां पर लिखने चाहिए नीचे, मुझे भी तो कम से कम पता चले कि आपकी क्या स्थिति है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को ले रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। आपको कोई कठिनाई होती है तो वो भी लिखिए, अगर इसमें किसी और तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो वो भी मुझे बताइए। देखिए यहां पर क्या है, ये पहला क्या है? इफ मिजरी, यहां पर भी वही है। इस सेंटेंस को अगर पूरा लिखेंगे तो देखिए इसका क्या मतलब है कि इफ, दोबारा भी वही लिखा गया है, रिपीट ना करने की वजह से इसको सिर्फ लिख दिया है इफ ऑफ इज द इफेक्ट। और क्या किया कि इसको नहीं लिखा, और इसीलिए इसकी वजह पर यहां पर जो है सिर्फ ऑफ लिख दिया। तो क्या हो गया? इफ ऑफ। देखिए ठीक, फिर क्या किया? एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया, फिर लिखा इट। ठीक, तो इल फॉर्च्यून भी यहां पर नहीं लिखा क्योंकि वो पहले लिख चुका है। इट आउट टू
बी, और इसमें फिर से इट आउट को नहीं लिखा और टू बी लिखा, फिर उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स लिखा। इसके लिए आपको दो ऑप्शन दिया है। अब क्या है कि पहले वाले हिस्से में देखिए इल फॉर्च्यून है ना, और दूसरा क्या है, पीटिएड। पीटिएड का मतलब निंदा करना, दया करना। पीटी मतलब दयनीय के सेंस में है कि इफ मिजरी, मिजरी का मतलब होता है दुख से, आफत से, आपत्ति से, इज द इफेक्ट ऑफ इल फॉर्च्यून। इल फॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। इट आउट टू बी पीटिएड, यहां सेंस आ गया। अब कह रहा है कि इफ ऑफ, यानी इफ मिजरी इज द इफेक्ट ऑफ। अब है यहां पर वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, अ क्वालिटी ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट एंड अवॉइडिंग व्हाट इज रॉन्ग। मतलब इसको कह सकते हैं आप सद्गुण से कह सकते हैं, ठीक है। सद्गुण ले सकते हैं, गुण ले सकते हैं, नैतिक गुण ले सकते हैं, ठीक है। कि अब ये कह रहा है कि पहले वाले में कहा कि अगर वो इल फॉर्च्यून का रिजल्ट है तो कहीं ना कहीं वो दयनीय है। बट इफ मिजरी इज द इफेक्ट ऑफ वर्च्यू, टू बी क्रिटिसाइज नहीं होगा। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, और ये भी पार्टिसिपल की तरह है, बी लगा हुआ है, देखिए आलोचना करना। तो यहां पर ये सेंस नहीं दे पा रहा है इसमें, ठीक है। कि अगर वो सोच समझ सूझबूझ वाले व्यक्ति के लिए है कि इफ मिजरी इज द इफेक्ट, मतलब मान लीजिए कुछ भी हमने अच्छा सही और गलत करने का फैसला मेरे पास वो कैपेसिटी है कि हम ये डिसाइड कर सके कि सही क्या है और गलत क्या है, तब मेरी स्थिति बुरी है, दुखद है, आपत्ति है, तो वहां पर उसको क्रिटिसाइज, टू बी क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। ये मीनिंग गड़बड़ दे देगा, यहां से खत्म हो जाएगा। और ये पर देखिए, ये जो कैलामिटी है, कैलामिटी का मतलब भी दुर्घटना से होता है, ठीक है। क्या होता है, दुर्घटना से होता है, त्रासदी से होता है, ठीक है। ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक। और रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा से, श्रद्धा से, आदर से। इंग्लिश में एक वर्ड है ऑ, इसको मतलब होते हैं श्रद्धा, जो कि रिस्पेक्ट वाला डर होता है ना, एक भय, ऑ का मतलब होता है, लेकिन वो श्रद्धा की वजह से कि आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस वजह से वो हो। तो अब यहां पर कह रहा है कि इफ ऑफ, दुर्घटना और त्रासदी की वजह से है, तो ये कहीं ना कहीं मीनिंग दे रहा है। बट यहां पर उस तरीके का सेंस, चूंकि यहां पर हमने नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो इफ ऑफ कैलामिटी, तो कह रहा है इट आउट टू बी रिवरेंस्ड, तो श्रद्धा या आदर का ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर सेंस नहीं आता है। ये प्रोटेक्टेड का सेंस ये बिल्कुल नहीं होता है, संरक्षित सुरक्षित कहने के सेंस में है। सुरक्षित करना हो जाएगा इसका सेंस, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षित करना। प्रोटेक्टेड जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे संरक्षित। वाइस का जो सेंस है उसका मतलब होता है अवगुण से, वाइस वर्सा आपने सुना होगा, ठीक है, बुरी आदत से, उस सेंस में भी लेते हैं यहां पर, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं दुराचार से, ये नाउन आएगा। तो भैया यहां देखिए कि दोनों क्या है, अपोजिट है। ये जो है, ये यहां पर जो है वर्च्यू एंड ये ठीक है। इसमें भी जो है ये दोनों अपोजिट है, ये खत्म हो गया। ये दोनों भी क्या है, अपोजिट जो है वो खत्म हो गया कि भाई जब दुराचार की वजह से होगा, बुरी आदत की वजह से होगा, तो भाई श्रद्धा कहां से आएगा। लेकिन यहां देखिए कि वर्च्यू का मतलब वही सद्गुण है, गुण से है। अब इसको पूरा देखिए कि इसके हिसाब से इस ई वाले के सेंस को लगा करके देखेंगे तो ये वाला भी तो खत्म हो गया कि कह रहा है इफ मिजरी इज द इफेक्ट ऑफ वर्च्यू, इट आउट टू बी प्रोटेक्टेड। यहां पर क्या मतलब है, प्रोटेक्टेड का कोई सेंस ही नहीं है, संरक्षित का यहां पर सेंस ही नहीं आएगा। और वैसे भी आप देखिए कि रेवरेंस्ड रेवरेंस्ड रेवरेंस्ड, वर्च्यू वर्च्यू वर्च्यू, आप इसमें से छांट सकते हैं बहुत आसानी से। ये वाला मेरा आंसर है। मीनिंग भी हम करके देखते हैं कि इफ मिजरी इज द इफेक्ट ऑफ इल फॉर्च्यून, इट आउट टू बी पीटेड। इफ मिजरी इज द इफेक्ट ऑफ वर्च्यू, इट आउट टू बी रेवरेंस्ड। कि अगर मेरे सही गलत के फैसले लेने की क्षमता मुझ में है और मैंने कुछ ऐसा किया जिस वजह से कुछ मेरी जो है दुख आफत या त्रासदी की स्थिति मेरे साथ हो गई, तो वो आदरणीय है, उसका हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो रिवरेंस का सेंस और वर्च्यू का सेंस यहां पर फिट बैठता है, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ई। और इफ ऑफ और टू बी क्यों लिखा गया है, तो यहां बीच से ये वाला जो हिस्सा है वो आपको हटा दिया गया है, यहां तक इसको नहीं लिखा है दोबारा, और इफ और ऑफ को मिला करके लिख दिया। और यहां पर भी जो है आउट टू को नहीं लिखा, इट आउट टू को, इसको ऐसे करके यहां पर लिख दिया है। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल हम लेते हैं, सवाल नंबर 10। इसको बनाइए, बड़ा ही आसान है। और इसमें अगर आप ग्रामेटिकल नॉर्म्स में, पहले से क्लू दे रहा हूं कि अगर आपके पास ग्रामेटिकल नॉर्म्स की जानकारी है तो आप इसको लगा सकते हैं और बना सकते हैं। सवाल क्या है, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ ईच ऑफ अस, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला फिलर यहां पर है, दूसरा यहां पर है। क्या कह रहा है, एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड इन फॉर हिम।
ऑप्शन है फॉलो, प्लान, एप्रिसिएट, स्ट्रेटजी, डिजाइन, एंटिसिपेशन, विजुअलाइज, हिडन, न्यू एंड स्टोर। आपका समय शुरू होता है, आप बनाइए। टाइम्स अप। देखिए, मैं यहां पर एक हिस्सा है जिसको पहले फोकस करता हूं, बाद में हम इसके सेंस पर भी आएंगे। पहले इस हिस्से को देखिए। इस हिस्से में क्या लगा हुआ है? इच। इच इज सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद क्या लगा हुआ है? प्रेपोजिशन। उसके बाद फिर क्या लगा हुआ है? एक प्रोनाउन है जो है ऑब्जेक्टिव केस में है अस, तो उसको लिख सकते हैं NPN। ये याद है आपको? नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन। ये एरर के दौरान मैंने बताया था, जो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है वो पहले वाले के हिसाब से होता है। अगर पहला वाला सिंगुलर है तो चूंकि इच मेरा सिंगुलर है, अब इसके बाद अगर हम वर्ब यूज करेंगे तो फॉलोज होना चाहिए, एलिमिनेट हो गया। एप्रिसिएट होना चाहिए, एप्रिसिएट्स होना चाहिए, एलिमिनेट हो गया। डिजाइन्स होना चाहिए, विजुअलाइजेज होना चाहिए, गलत हो गया। ये वाला मेरा आंसर है, क्योंकि V2 है और V2 सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज करते हैं ना, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? ई हो गया। क्लियर है? बिल्कुल। और दूसरा क्लू देखिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ, ये पास्ट है ना, तो ये पास्ट है, तो पहला वाला हिस्सा भी जो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, सेंटेंस को कुछ बदला नहीं है, टाइम चेंज की बात कहीं पर नहीं है कि इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ ईच ऑफ अस न्यू एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड इन स्टोर फॉर हिम। कि मतलब हमारे लिए इस दुनिया में जीना काफी कठिन हो जाएगा अगर हमको यह पता चल जाए कि भविष्य में या भाग्य ने मेरे लिए क्या अपने स्टोर में रखा है। बहुत मुश्किल है। तो यहां पर क्या है, उसके हिसाब से भी मुझे ये दिखता है। बड़ी ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो। दूसरा सेंस भी बहुत इजी है। अब देखिए कि फॉलो एंड प्लान, हेड इन प्लान फॉर हिम, ईच ऑफ अस फॉलोज, यही नहीं फिट बैठ रहा है, तुम क्या करें? फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, पीछा करना। मैं यहां पर इसको लिख करके आपके समय को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। प्लान का मतलब योजना से होता है, और प्लान इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले 5 क्वेश्चन में। एप्रिसिएट का मतलब प्रशंसा करने से होता है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है योजना से, युक्ति से। डिजाइन का मतलब होता है रूपरेखा से, प्रारूप से। एंटिसिपेशन का मतलब होता है पहले से ही, पूर्वानुमान। अब एक बार मैं फिर से बता दूं, फॉलो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। ये जो एप्रिसिएट है ये फॉलो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, जो एप्रिसिएट है ये भी वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। प्लान को मैं पहले से ही बता चुका हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। स्ट्रैटेजी जो है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसको हम नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजाइन जो है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसको हम नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटिसिपेशन का मतलब मैंने कहा कि पहले से ही है, चूंकि देखिए इसमें ION लगा हुआ है तो नाउन है, इसमें नाउन सफिक्स ऐड है, इसलिए ये नाउन है। विजुअलाइज जो है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। हिडन जो होता है वो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। छुपा हुआ के सेंस में आता है, गुप्त के सेंस में होता है, ओझल के सेंस में आप ले सकते हैं। और न्यू का मतलब जानते ही हैं, नो का दूसरा फॉर्म है जानने के सेंस में। और स्टोर का मतलब होता है भंडारण करना या फिर भंडारित रखना, या भंडार से भी कह सकते हैं, तो उसको हम वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये हो गया। तो अगर आपको 10 क्वेश्चन फिलर के आते हैं अगर दिया गया है, तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इसी कहीं ना कहीं किसी ग्रामेटिकल नॉर्म्स पर बैठ रहा होगा और एलिमिनेट होकर के इस तरीके का आंसर आपको मिल जाएगा। इसलिए अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। एक बार पढ़ने में आपको मुझे लगता है 10 से 15 सेकंड का समय जाएगा, जब आप एफिशिएंट रीडर हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड में जो मैंने आपके सामने रखा है ये सब के सब आपके लिए आसान रहा होगा। आपको 2 या 3 अंक आए होंगे। आप मुझे अपने अंक नीचे लिख करके बताएं जरूर, क्योंकि इससे मुझे भी तो समझ में आता है कि आपको क्या परेशानी हो रही है। इस एक्सप्लेनेशन के दौरान कुछ भी ऐसा रहा है जो कि मेरी बात से आपकी बातें मिसमैच हो गई, आप उसको समझ नहीं पाए, तो आप मुझे वो भी लिख सकते हैं। बहरहाल समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग पहले से हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। अगले दिन इसी तरह के एक और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।